ये कक्षा स्टार्टअप शुरू करने के बारे में है, लेकिन यह अन्य कक्षाओं से अलग है। पहले की कक्षाओं में स्टार्टअप के आरंभ में ध्यान देने योग्य बातों पर चर्चा की गई थी, जबकि आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो बाद के चरणों में महत्वपूर्ण है। ये सत्र उन सलाहों पर केंद्रित है जो एक स्टार्टअप के विकास के दौरान आवश्यक होती है। आपको कुछ समय के लिए इन बातों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आप में से अधिकांश से फिर से बात नहीं कर पाऊंगा जब तक कि आप उत्पाद बाजार फिर चरण में नहीं पहुंच जाते, इसलिए मैं आपको उन चीजों की सूची देना चाहता हूं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए जब आपका स्टार्टअप बढ़ता है। ये वे विषय हैं जिन पर अक्सर संस्थापक संक्रमण करने में असफल रहते हैं। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय के विकास के साथ साथ टीम के प्रबंधन, संसाधनों के आवंटन और रणनीतिक निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने उत्पाद की गुणवत्ता और ग्राहक संतोष को बनाए रखें, जबकि आप अपने स्टार्टअप को स्केल कर रहे हैं। इन सभी चीजों का संबंध कोड लिखने या उपयोगकर्ताओं से बात करने से नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ अपवादों को छोड़कर आप इन्हें तब तक नजरअंदाज कर सकते हैं जब तक कि आपके पास उत्पाद बाजार फिट न हो। अधिकांश कंपनियों के लिए ये चीजें आमतौर पर 12 से 24 महीनों के बीच महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन यह वास्तव में चरण के बारे में है। ये मुद्दे तब सामने आते हैं जब आपकी टीम लगभग 25 लोगों की हो जाती है और निश्चित रूप से उत्पाद बाजार फिट के बाद। इसलिए इन्हें कहीं लिख लें और जब आप वहां पहुंचे तो इन पर वापस देखें। पहला क्षेत्र जिस पर हम चर्चा करेंगे वो प्रबंधन है। कंपनी की शुरुआत में प्रबंधन का कोई ढांचा नहीं होता और यह वास्तव में बहुत अच्छा काम करता है। 20 या 25 कर्मचारियों से पहले अधिकांश कंपनियां पूरी तरह से फ्लैट होती हैं, जहां सभी लोग संस्थापक को रिपोर्ट करते हैं। यह उत्पादकता के लिए सबसे अच्छा ढांचा है, लेकिन जो चीज लोगों को धोखा देती है वह यह है कि जब ढांचे की कमी विफल होती है तो यह एक साथ ही होती है। इसलिए जो चीज 20 कर्मचारियों के लिए ठीक है वह 30 पर आपदा बन जाती है। इस संक्रमण के बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। आपको ढांचे को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कर्मचारी को यह जानना चाहिए कि उनका प्रबंधक कौन है और हर प्रबंधक को यह पता होना चाहिए कि उनके सीधे रिपोर्ट करने वाले कौन हैं। आपको लोगों को ऐसे टीमों में समूहित करना चाहिए जो समझ में आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्टिंग संरचना स्पष्ट होनी चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि यह क्या है। यदि आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो लोगों को समझना चाहिए कि बदलाव कैसे करें या किसी को नियुक्त करें। यहाँ स्पष्टता और सरलता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे न करने का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि शुरुआती दिनों में कोई संरचना न होना काम करता है और यह एक तरह से कूल भी लगता है। कई कंपनियां इस नए प्रबंधन सिद्धांत को अपनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपको अपने उत्पाद और व्यापार मॉडल में नवाचार करना चाहिए, न कि प्रबंधन संरचना में। जटिलता में जाने की गलती न करें। बहुत से लोग इस जाल में फंस जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि अगर वे किसी के प्रबंधक हैं तो वे कूल महसूस करते हैं, जबकि एक साधारण कर्मचारी के रूप में ऐसा नहीं होता। इससे जटिल और गोलाकार प्रबंधन संरचनाएं बनती हैं, जहां एक व्यक्ति को विभिन्न चीजों के लिए अलग अलग लोगों को रिपोर्ट करना होता है। ये भी एक गलती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। जब तक उत्पाद और बाजार में मेल नहीं होता तब तक आपका मुख्य कार्य एक बेहतरीन उत्पाद बनाना होता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, लगभग 25 कर्मचारियों के आकार पर, आपका मुख्य कार्य एक बेहतरीन कंपनी बनाना हो जाता है, और यह आपके समय के बाकी हिस्से के लिए ऐसा ही रहता है। यह संस्थापक के रूप में सबसे बड़ा बदलाव है जो कभी होता है। 4 सामान्य विफलताएं हैं जो अक्सर संस्थापकों के प्रबंधक बनने पर होती है। पहली गलती वरिष्ठ लोगों को नियुक्त करने से डरना है। शुरुआती दिनों में वरिष्ठ लोगों को नियुक्त करना आमतौर पर एक गलती होती है, क्योंकि उस समय आपको केवल ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो काम को पूरा करें। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, वरिष्ठ लोगों का होना मूल्यवान हो जाता है। जब संस्थापक पहली बार एक अच्छे कार्यकारी को नियुक्त करते हैं तो वे अक्सर सोचते हैं कि काश उन्होंने ये पहले किया होता। दूसरी गलती हीरो मोड में रहना है। उदाहरण के लिए, ग्राहक सेवा टीम का एक सदस्य जो अपने उदाहरण से नेतृत्व करना चाहता है, 18 घंटे काम करता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, काम का बोझ बढ़ता है और वह थक जाता है। सही निर्णय यह है कि वह और लोगों को नियुक्त करे, भले ही कुछ समय के लिए काम में देरी हो। तीसरी गलती खराब प्रतिनिधित्व है। अधिकांश संस्थापक लोगों का प्रबंधन नहीं करते हैं और इसलिए वे गलत तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। सही तरीका यह है कि आप अपने कर्मचारियों को निर्णय लेने का अधिकार दें और उन पर भरोसा करें। चौथी गलती व्यक्तिगत संगठन की कमी है। जब आप उत्पाद पर काम कर रहे होते हैं तो आपको संगठन की आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है आपको अपने कार्यों और दूसरों के कार्यों का ट्रैक रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संस्थापकों को यह भी महसूस होता है कि उन्हें अपने कार्यों और उनके कारणों को लिखना चाहिए। यह न केवल प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है बल्कि कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को भी स्थापित करता है। यदि आप इसे लिखते हैं और सभी कर्मचारियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराते हैं तो ये कंपनी में कानून बन जाता है। एचआर को भी नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती है। शुरुआती चरण में इसे अनदेखा करना सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है इसे नजरअंदाज करना एक बड़ा नुकसान हो सकता है। संस्थापक अक्सर एचआर को लेकर एक गलत धारणा रखते हैं, जैसे कि यह एक टीवी सिटकॉम की तरह बुरा हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये कंपनी की गति को बढ़ा सकता है। अधिकांश संस्थापक एक ओर कहते हैं कि लोग हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं और दूसरी ओर एचआर से बचने की कोशिश करते हैं। वे वास्तव में खराब एचआर से बचना चाहते हैं, लेकिन अच्छे एचआर का मतलब है स्पष्ट संरचना और करियर विकास के लिए मार्ग। प्रदर्शन फीडबैक एक महत्वपूर्ण पहलू है जो शुरुआती दिनों में स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है ये खो जाता है। 25 से 45 लोगों की टीम में फीडबैक की प्रक्रिया को सरल और नियमित बनाना आवश्यक है। कर्मचारियों को जल्दी से यह जानने की जरूरत होती है कि वे कैसे कर रहे हैं और यह प्रदर्शन उनके मुआवजे से कैसे जुड़ा है। शुरुआती दिनों में मुआवजा संस्थापक के साथ बातचीत पर निर्भर करता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है मुआवजे की श्रेणियां स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे सभी के लिए निष्पक्षता बनी रहती है और यह अनावश्यक बातचीत को भी कम करता है। एचआर के संदर्भ में इक्विटी भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। शुरुआती कर्मचारियों को अधिक इक्विटी देना सामान्य है, लेकिन इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। निवेशक अक्सर इस पर गलत सलाह देते हैं, लेकिन सफल कंपनियों ने देखा है कि वे अपने कर्मचारियों को साल दर साल अधिक स्टॉक देते हैं। संस्थापकों को यह समझना चाहिए कि अगले 10 वर्षों में उन्हें कंपनी का 3 से 5% हर साल देना होगा, जिससे वे बड़े होते जाएंगे। यह महत्वपूर्ण है कि संस्थापक अपने लोगों की कद्र करें और उन्हें रिफ्रेशर ग्रांट्स के माध्यम से भी इक्विटी दें, ताकि वे कंपनी के साथ जुड़े रहें और उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिले। कर्मचारियों के लिए स्टॉक वेस्टिंग योजनाओं को सही समय पर स्थापित करना आवश्यक है, ताकि वे अपनी 4 साल की अवधि में 3 साल का स्टॉक वेस्ट कर लेने के बाद छोड़ने के बारे में न सोचें। इसलिए संस्थापकों को हमेशा कर्मचारियों की वेस्टिंग शेड्यूल के बारे में जागरूक रहना चाहिए और रिफ्रेशर ग्रांट्स की योजना बनानी चाहिए। कुछ नई संरचनाएं हैं, जैसे कि 6 साल की बड़ी ग्रांट्स, जिसमें वेस्टिंग भी 6 साल में होती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनियों को विकसित होने में समय लगता है। पिरामिड वेस्टिंग एक और तरीका है जिसमें किसी के ग्रांट का वेस्टिंग पहले साल की तुलना में चौथे साल में अधिक होता है। इसके अलावा निरंतर फॉरवर्ड वेस्टिंग का एक विचार है, जिसमें हर साल कर्मचारियों के ग्रांट को समान संख्या में शेयरों के साथ स्वचालित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। जो भी योजना बनाई जाए, एक विकल्प प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है। सामान्यतः लोग इसे एक्सेल स्प्रेडशीट के माध्यम से करते हैं, लेकिन इससे गलतियां हो सकती हैं जो कर्मचारियों या कंपनियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस समय के आसपास अच्छे विकल्प प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। जब कंपनी में 50 कर्मचारी हो जाते हैं तो एचआर से संबंधित कई नियम बदल जाते हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। ये बदलाव न केवल कंपनी की संरचना को प्रभावित करता है, बल्कि कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जब आपकी कंपनी में 50 कर्मचारी हो जाते हैं तो आपको यौन उत्पीड़न और विविधता प्रशिक्षण जैसे नए एचआर नियमों का पालन करना शुरू करना होता है। टीम में बर्नआउट की निगरानी करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पाद मार्केट फिट के साथ काम करना अब एक मैराथन बन जाता है। लंबे समय तक 100 घंटे काम करने की अपेक्षा करने के बजाय कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने और नए चैलेंज लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि पूरी कंपनी एक साथ बर्नआउट हो जाती है तो यह अक्सर कंपनी के लिए विनाशकारी हो सकता है। इस समय एक भर्ती प्रक्रिया स्थापित करना भी आवश्यक है। कई संस्थापक इस बात का पछतावा करते हैं कि वे सही समय पर भर्ती नहीं करते। एक पूर्णकालिक भर्तीकर्ता को नियुक्त करना एक अच्छा विचार है, लेकिन इसे बहुत जल्दी करना भी हानिकारक हो सकता है। भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कंपनियों को आंतरिक मेलिंग सूची पर हर प्रस्ताव की घोषणा करनी चाहिए, जिससे अन्य कर्मचारी उस उम्मीदवार के बारे में जानकारी साझा कर सके। कर्मचारियों के लिए एक रैंप अप कार्यक्रम स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि नए कर्मचारी अपनी पहली सप्ताह में कंपनी के बारे में सब कुछ सीख सके। इसके अलावा टीम में विविधता पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि पहले 15-20 कर्मचारियों में सभी पुरुष होते हैं तो इससे एक ऐसी संस्कृति विकसित हो सकती है जो आगे चलकर समस्याएं पैदा कर सकती है। प्रारंभिक कर्मचारियों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए।
जब कंपनी तेजी से विकसित होती है तो प्रारंभिक कर्मचारी जो एक अच्छे इंजीनियर होते हैं वे अक्सर उच्च पदों की आकांक्षा करते हैं। संस्थापकों को इस स्थिति का सामना करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए और कर्मचारियों के करियर पथ के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, उत्पादकता पर ध्यान देना भी आवश्यक है। छोटे समूह स्वाभाविक रूप से उत्पादक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, उत्पादकता में कमी आ सकती है। यदि आप 25 से 50 कर्मचारियों के बीच सिस्टम स्थापित करने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो चीजें तेजी से रुक सकती हैं। कंपनी की उत्पादकता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है संगति। जब लोग एक ही पृष्ठ पर नहीं होते या एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, तो कंपनियां अप्रभावी हो जाती हैं। यदि आप पूरी कंपनी को एक दिशा में संगठित रख सकते हैं, तो आप आधी लड़ाई जीत लेते हैं। इसके लिए एक स्पष्ट रोडमैप और लक्ष्य होना आवश्यक है। सभी कर्मचारियों को अगले 3-6 महीने या 1 साल के लिए कंपनी के लक्ष्यों के बारे में पता होना चाहिए। संस्थापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि वे किसी कंपनी में जाएं और 10 यादृच्छिक कर्मचारियों से पूछें कि कंपनी के शीर्ष 3 लक्ष्य क्या हैं, तो सभी एक ही उत्तर दें। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। संस्थापक यह मानते हैं कि उन्होंने 3 महीने पहले सभी कर्मचारियों को लक्ष्यों की घोषणा की थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इस संदेश को बार बार दोहराया जाए। यदि लोग अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, तो प्रगति नहीं होगी। कंपनी के मूल्यों को जल्दी समझना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। यदि सभी को निर्णय लेने का ढांचा पता है, तो वे समान निर्णय लेंगे। प्रक्रिया को अपने आप में पुरस्कार के रूप में स्थापित करने के बजाय हमेशा महान उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई कंपनियां हर दिन कुछ नया लॉन्च करने का प्रयास करती हैं, जिससे डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित रहता है। संचार में पारदर्शिता और नियमितता भी महत्वपूर्ण है। संस्थापक अक्सर इन बातों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हर हफ्ते प्रबंधन बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। सभी कर्मचारियों के लिए मासिक बैठकें भी महत्वपूर्ण हैं, जहां परिणामों और रोडमैप पर चर्चा की जाती है। तिमाही योजनाएं बनाना भी आवश्यक है, जिसमें अगले 3 महीनों में क्या हासिल करना है, ये निर्धारित किया जाता है। सफल कंपनियां अक्सर अपने सर्वश्रेष्ठ लोगों को एक सप्ताहांत के लिए कहीं बाहर ले जाकर चर्चा करती हैं कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और क्या महत्वपूर्ण कार्य है। इस सभी उत्पादकता योजना का लक्ष्य एक ऐसी कंपनी बनाना है जो लंबे समय तक मूल्य उत्पन्न करे। लंबे समय तक मूल्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है, और संस्थापक की प्राधिकरण के साथ सभी चीजों को टालना एक विकल्प नहीं है। कंपनी के लिए निरंतर नवाचार करना सबसे कठिन कार्यों में से एक है। संस्थापकों को यह समझना चाहिए कि केवल एक सफल उत्पाद लॉन्च करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी सोचना होगा कि वे अगले उत्पाद को कैसे विकसित करेंगे। अधिकांश कंपनियां इस चुनौती में असफल होती हैं, क्योंकि वे केवल एक बार की सफलता पर निर्भर रहती हैं और उसके बाद नवाचार में कमी आती है। एक सफल कंपनी जैसे कि एप्पल वह है जो लगातार उत्कृष्ट उत्पादों का निर्माण करती है। इसके लिए संस्थापकों को यह योजना बनानी होती है कि वे कैसे अपने उत्पादों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन यह आवश्यक है यदि कोई कंपनी लंबे समय तक सफल रहना चाहती है। इस प्रक्रिया में कुछ व्यवहारिक तकनीकें भी शामिल हैं, जिन्हें संस्थापकों को ध्यान में रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि संस्थापक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और टीम को प्रेरित करें ताकि वे नवाचार की संस्कृति को बनाए रख सकें। कंपनी की संस्कृति को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करना और सभी स्तरों पर नवाचार को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। जब सभी कर्मचारी इस दिशा में काम करते हैं, तो कंपनी की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संस्थापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी टीम में सभी लोग एक ही दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं, जिससे निरंतरता और गुणवत्ता बनी रहे। इस प्रकार एक सफल कंपनी का निर्माण केवल एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नवाचार, उत्कृष्टता और सामूहिक प्रयास शामिल है। कंपनी के प्रारंभिक दिनों में संस्थापक अक्सर लेखांकन को नजरअंदाज करते हैं और उनके पास केवल रसीदों का एक बक्सा होता है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को व्यवस्थित करें। यह सही समय है जब संस्थापक एक बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं ताकि वे अपने वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित कर सके और हर साल ऑडिट शुरू कर सके। इसके साथ ही कानूनी दस्तावेजों को इकट्ठा करना भी आवश्यक है, क्योंकि बाद में इसे ठीक करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा संस्थापकों को विशेष प्रकार के स्टॉक्स जैसे कि एफएक्स स्टॉक के बारे में भी सोचना चाहिए, जो उन्हें बाद में बेचने की अनुमति देता है बिना सामान्य स्टॉक के मूल्यांकन को प्रभावित किए। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संस्थापक तब तक स्टॉक नहीं बेचना चाहते जब तक कंपनी की वैल्यू $1 अरब तक न पहुंच जाए। बौद्धिक संपदा, ट्रेडमार्क और पेटेंट के लिए भी यह सही समय है,
किसी उत्पाद की घोषणा के 12 महीनों के भीतर पेटेंट के लिए आवेदन करना आवश्यक है। अस्थायी पेटेंट फाइल करना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह आपको 1 साल का समय देता है यह तय करने के लिए कि क्या आपको पूर्ण पेटेंट की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्तीय योजना और विश्लेषण FP&A के लिए किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करना भी फायदेमंद हो सकता है। अधिकांश कंपनियां तब तक इस पर ध्यान नहीं देती जब तक कि उनके पास कई सौ कर्मचारी न हो जाएं। एक अच्छा वित्तीय मॉडल बनाने से व्यवसाय को बेहतर समझने और अनुकूलित करने में मदद मिलती है। एक पूर्णकालिक धन जुटाने वाले को नियुक्त करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि कोई व्यक्ति केवल धन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करता है तो ये कंपनी के लिए बेहतर परिणाम ला सकता है। कर संरचना पर विचार करना भी आवश्यक है, क्योंकि सही तरीके से सेटअप करने से कंपनी को करों में बचत हो सकती है। संस्थापकों को अपनी मानसिकता पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है तनाव और चुनौतियां बढ़ती हैं। सफलता के साथ संस्थापकों को ये भी समझना चाहिए कि वे पहले की तरह सभी के प्रिय नहीं रहेंगे और आलोचना का सामना करना पड़ेगा। यह एक लंबी यात्रा है और संस्थापकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें अपने सह संस्थापकों के साथ बैठकर यह तय करना चाहिए कि वे इस परियोजना पर लंबे समय तक काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संस्थापकों को एक दीर्घकालिक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, जो यह मानती है कि वे अगले 10 वर्षों तक इस व्यवसाय में लगे रहेंगे। इस दृष्टिकोण से सोचने से सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह मानसिकता न केवल उन्हें स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में भी मदद करती है। संस्थापकों को यह समझना चाहिए कि यह एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे। इसलिए उन्हें अपने दृष्टिकोण को लचीला रखना चाहिए और समय के साथ अपने लक्ष्यों को समायोजित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक मजबूत टीम बनाना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी सदस्य एक ही दृष्टिकोण और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हों। इसके अलावा संस्थापकों को अपने उद्योग के रुझानों और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना चाहिए। बाजार में बदलावों के प्रति संवेदनशील रहना और तदनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करना आवश्यक है। यह न केवल उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा, बल्कि उन्हें नवाचार के लिए भी प्रेरित करेगा। संस्थापकों को अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उनके फीडबैक को सुनने की आदत डालनी चाहिए। ये जानकारी उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ग्राहक संतोष को प्राथमिकता देना और उनके अनुभव को बेहतर बनाना दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में संस्थापकों को ये याद रखना चाहिए कि वे केवल एक उत्पाद या सेवा नहीं बेच रहे हैं, बल्कि वे एक अनुभव और एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से वे अपने व्यवसाय को एक स्थायी और प्रभावशाली ब्रांड में बदल सकते हैं, जो समय के साथ विकसित होता रहेगा। संस्थापकों के लिए छुट्टी लेना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई संस्थापक 3 या 4 वर्षों तक बिना किसी छुट्टी के काम करते हैं, जो अंततः बर्नआउट का कारण बनता है। बर्नआउट के लक्षणों में से एक है ध्यान भटकना, जिससे संस्थापक आसान और संतोषजनक कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि सम्मेलनों में जाना और प्रशंसा प्राप्त करना। यह ध्यान भटकना अक्सर संस्थापकों को उनके व्यवसाय से दूर ले जाता है, जबकि वे पहले से ही अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संस्थापक सफल होने लगते हैं तो संभावित अधिग्रहणकर्ताओं की रुचि बढ़ जाती है। यह एक आकर्षक स्थिति होती है, लेकिन अधिग्रहण वार्ताओं में उलझना कंपनियों के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि संस्थापक इस प्रक्रिया में ध्यान भटकाते हैं तो वे निराश हो सकते हैं, खासकर यदि कोई प्रस्ताव बहुत कम हो। इसलिए संस्थापकों को सलाह दी जाती है कि वे तब तक अधिग्रहण वार्ताओं में न जाएं जब तक कि वे एक निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए तैयार न हों। संस्थापकों को यह भी याद रखना चाहिए कि स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब संस्थापक हार मान लेते हैं। कभी कभी छोड़ना सही होता है, लेकिन यदि संस्थापक अपनी मानसिकता को सही तरीके से प्रबंधित नहीं करते हैं और गलत समय पर हार मान लेते हैं तो यह उनके व्यवसाय के लिए घातक हो सकता है। इसलिए अपनी मानसिकता को इस तरह से प्रबंधित करना कि वे हार न माने, उन्हें एक बेहतर स्थिति में रखेगा। मार्केटिंग और पीआर को शुरुआती दिनों में नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि संस्थापक अक्सर सोचते हैं कि प्रेस ही उन्हें बचाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। जब उत्पाद सफल होने लगता है तब संस्थापकों को इस पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्थापकों को खुद ही कंपनी का मुख्य संदेश तय करना चाहिए। इसे किसी मार्केटिंग प्रमुख या पीआर फर्म को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। एक बार जब संदेश सेट हो जाता है तो इसे बदलना मुश्किल होता है। संस्थापकों को प्रमुख पत्रकारों से व्यक्तिगत रूप से जान पहचान बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पीआर फर्में इस प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। पत्रकार हमेशा संस्थापकों से बात करना पसंद करते हैं, न कि पीआर प्रतिनिधियों से। इसलिए 3 या 4 पत्रकारों के साथ करीबी संबंध विकसित करना और सीधे उनसे संपर्क करना अधिक प्रभावी होता है।
इस समय के दौरान व्यवसाय विकास भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरुआती दिनों में सौदों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिवाय फंडरेजिंग और बिक्री के। जब आप किसी बड़े सौदे के लिए बातचीत कर रहे होते हैं तो व्यक्तिगत संबंध बनाना आवश्यक है। कई संस्थापक इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस व्यक्ति की परवाह करें जिससे आप सौदा कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छे सौदों के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति होना आवश्यक है। यदि आप पार्टी ए के साथ सौदा नहीं करते हैं तो पार्टी बी के साथ कर सकते हैं। ये हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अक्सर होता है। अंत में धैर्य रखना भी आवश्यक है और कभी कभी अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है। संस्थापकों को यह समझना चाहिए कि उन्हें जो चाहिए उसके लिए सीधे पूछना चाहिए। अक्सर संस्थापक इस बात में संकोच करते हैं, लेकिन यदि आप किसी सौदे की इच्छा रखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ये कभी कभी आक्रामक लग सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। एक एयरबीएनबी के संस्थापक ने एक बार एक व्यवसाय कार्ड पर वाई कॉम्बिनेटर की प्रक्रिया को सरलता से चित्रित किया था, जो उत्पाद और बाजार के बीच की खाई को पाटने के लिए उपयोगकर्ताओं के साथ निकटता से जुड़ने की आवश्यकता को दर्शाता है। नए व्यवसाय के लिए अपनाने की प्रक्रिया में एक ग्राफ भी है, जिसमें शुरुआत में प्रेस में लॉन्च के बाद एक बड़ी वृद्धि होती है, लेकिन फिर यह गिरकर लगभग 0 पर पहुंच जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें फिर से बढ़ने लगती हैं। एयरबीएनबी के मामले में ग्राफ को ऊपर की ओर बढ़ने में 1000 दिन लगे। स्टार्टअप शुरू करना एक लंबी प्रक्रिया है जो अंततः पुरस्कृत हो सकती है। संस्थापकों को यह समझना चाहिए कि धैर्य रखना आवश्यक है। विविधता के महत्व पर चर्चा करते हुए ये स्पष्ट किया गया कि विविधता के साथ साथ एक समान दृष्टिकोण होना भी आवश्यक है। टीम में विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग होने चाहिए, लेकिन सभी को एक ही लक्ष्य की ओर काम करना चाहिए। उत्पादकता बनाए रखने के लिए एक प्रभावी प्रणाली का उपयोग करने की सलाह दी गई, जिसमें दीर्घकालिक और तात्कालिक लक्ष्यों की सूची बनाना शामिल है। जब स्टार्टअप विफल होते हैं तो इसे शालीनता से संभालने की आवश्यकता होती है। संस्थापकों को अपने निवेशकों को जल्दी सूचित करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वित्तीय संकट में न पड़े। कर्मचारियों को भी समय पर सूचित करना और उन्हें सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। वाई कॉम्बिनेटर में 41% संस्थापक ऐसे थे जो अमेरिका के बाहर पैदा हुए थे, जो विविधता को दर्शाता है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली को स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे अच्छा स्थान माना गया है, हालांकि अन्य स्थानों पर भी संभावनाएं हैं। संस्थापकों को यह समझना चाहिए कि सिलिकॉन वैली अभी भी स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छा स्थान है, हालांकि अन्य स्थान जैसे सिएटल और लॉस एंजेलिस भी उभर रहे हैं। संस्थापकों को पेशेवर सीईओ को नियुक्त करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सफल तकनीकी कंपनियों का संचालन अक्सर उनके संस्थापकों द्वारा लंबे समय तक किया जाता है। यदि कोई संस्थापक दीर्घकालिक सीईओ बनने के लिए उत्साहित नहीं है तो उन्हें स्टार्टअप शुरू करने पर पुनर्विचार करना चाहिए। जब संस्थापक महान उत्पादों से महान कंपनियों की ओर बढ़ते हैं तो कुछ सामान्य चेतावनी संकेत होते हैं, जैसे कि सही दिशा में न बढ़ना या गलत निर्णय लेना। वाई कॉम्बिनेटर में शामिल होने से पहले संस्थापकों को किसी भी तरह से जुड़ने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि वे पहले से किसी वाई कॉम्बिनेटर कंपनी में काम करें। वाई कॉम्बिनेटर में प्रवेश की प्रक्रिया में अच्छे संस्थापकों और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है, और यह मानदंड समय के साथ नहीं बदला है। हालांकि आवेदकों की संख्या बढ़ी है, जिसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जो वास्तव में स्टार्टअप शुरू करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि कोई संस्थापक किसी नए बाजार में रुचि रखता है लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो 2 दृष्टिकोण हैं, या तो तुरंत उसमें कूदे और सीखें, या उस क्षेत्र में 1 या 2 साल काम करें। हालांकि गहराई से सीखना और उपयोगकर्ताओं के करीब रहना महत्वपूर्ण है। वाई कॉम्बिनेटर के विकास के साथ निवेशकों की संख्या भी बढ़ रही है और वे अधिक से अधिक वाई कॉम्बिनेटर कंपनियों में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। संस्थापकों को धन जुटाने के लिए तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उनके पास विचार स्पष्ट न हो और प्रारंभिक संकेत न मिले, क्योंकि धन जुटाने से कंपनी पर दबाव बढ़ता है और अन्वेषणात्मक चरण को सीमित कर सकता है। यदि आप धन जुटाते हैं और आपका विचार काम नहीं करता है, तो आप एक कठिन स्थिति में फंस जाते हैं, जहां आपको अपने विचार को बदलने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में संस्थापक अक्सर पहले उपलब्ध किसी भी संभावित विचार की ओर मुड़ते हैं, जो कि सही नहीं होता। इसलिए यह बेहतर है कि आप बाहरी पूंजी जुटाने से पहले प्रतीक्षा करें, जब तक कि आपके विचार में स्पष्टता न हो या कम से कम ये काम करने की दिशा में न हो। संस्थापकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल तभी धन जुटाएं जब उनके पास एक ठोस योजना हो और चीजें सही दिशा में बढ़ रही हो। यदि आप प्रारंभिक चरण में हैं, तो $1 लाख या $2 लाख से अधिक धन जुटाने से बचें,
क्योंकि यह आपके विकास को प्रभावित कर सकता है। सही समय पर धन जुटाना और अपने विचार को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने स्टार्टअप को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें।